रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 13। मायरा उनकी बात सुनकर उनके हाथ से कटोरी ले लेती है और पूरा दही खा लेती है और कटोरी उनके हाथ में देते हुए कहती है, उस कचरे को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो हारने वाली है, उसे बस बर्तन मांजने का काम करना है, समझी आप। इतना बोलकर मायरा जल्दी से उन्हें गले लगाकर बाहर निकल जाती है। वहीं माही जी उसकी हरकत से शॉक में अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। KSR भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बाहर चले जाते हैं। घर के बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं कुछ के चेहरे पर गुस्सा। सानिया जो माही जी का इंतजार कर रही थी, माही जी उसे देखकर कहती हैं, सॉरी सानिया, वो मायरा ने वो इतना ही बोल पाई थी कि सानिया अपने दांत पीसकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं मॉम, मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे भी मायरा अभी छोटी है, मैं भी जाती हूँ मॉम। इतना बोलकर पैर पटकते हुए वो भी निकल जाती है। मन ही मन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि सारा दही शक्कर खाकर तुम मुझसे जीत जाओगी? नहीं मायरा, आज तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे। मायरा के जाने के बाद माही जी सानिया बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट न करते हुए किचन में चली जाती हैं। वो खुश थी कि मायरा ने उन्हें गले लगाया। सब अपनी अपनी गाड़ी से ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। दादाजी आज ऑफिस जाने वाले थे। कुछ देर में एक एक कर सब ऑफिस पहुंचते हैं। अब ये संयोग कहो या कुछ और कि उन लोगों के पहुंचने की टाइमिंग और सहाय फैमिली के ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग सेम थी। मीटिंग राठौर एम्पायर में थी। सब पहुंच गए सिवाय एक के, वो है मायरा। वो लोग अपनी अपनी कार से उतरकर एक दूसरे को हेलो हाय कर ही रहे थे कि मायरा अपनी बुगाटी के साथ वहां पहुंचती है और अपनी गाड़ी बड़े स्टाइल से रोकते हुए उससे बाहर आती है। बुगाटी की तेज आवाज और शानदार एंट्री से सबकी नजरें उस पर चली जाती हैं। मायरा की गाड़ी के पास ही एक और कार रुकती और उसमें से कशिश बाहर निकलती है, जिसे मायरा ने अपनी असिस्टेंट के तौर पर बुलाया था। आज उसने भी फॉर्मल्स पहने हुए थे, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर एंट्री होती है मायरा की। उसके चेहरे पर बेफिक्री और आंखों में आग थी। वह बड़े ही इत्मीनान और रौब के साथ चलती हुई सबको पार करते हुए सीधा मिस्टर सहाय के पास जाती है। उसके कदम जैसे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में पड़ रहे थे। वह उनके पास रुकती है और बेहद शांत अंदाज में कहती है, हेलो मिस्टर ओल्ड सहाय, हेलो मिस्टर सहाय। इतना कहकर वो मिस्टर अबीर सहाय से हाथ मिलाती है, पर वहां मौजूद विक्रम और उसके पिता को ऐसे नजरअंदाज करती है जैसे वो कोई अदृश्य भूत हो। मायरा की इस हरकत से मोहित सहाय का खून खौल उठता है। उसकी मुठियां गुस्से में भींच जाती हैं, क्योंकि मायरा ने उन्हें कंपनी के सीईओ के पिता को छोड़कर उनके भाई को, जिनके पास सिर्फ कुछ ही शेयर थे, इतनी इज्जत दी थी। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं था, बल्कि एक जोरदार तमाचा था उनके अहंकार पर। आज सहाय परिवार की तरफ से विक्रम के दादाजी और मिस्टर अबीर, मिस्टर विक्रम के फादर भी इस मीटिंग में आए थे। वैसे तो मिस्टर अबीर यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मीटिंग बहुत बड़ी थी और भले ही वो बिजनेस नहीं करते थे, पर कंपनी के कुछ शेयर्स उनके पास थे, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उनके साथ मोंटी और रिया भी थे। उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि अब तक सबको इस शर्त के बारे में पता चल चुका था। दोनों को 100% यकीन था कि हारेगी तो मायरा ही, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वहां आए थे। वहीं शोना भी अपने दादाजी और डेड के साथ आई थी, क्योंकि उसका मन मायरा से मिलने का था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी मायरा को देख। खैर सब लोग अंदर चले जाते हैं। विक्रम, जिसको मायरा ने एक नज़र तक नहीं देखा था, वो इस बात से बुरी तरह भड़क गया था। पिछले 3 दिन से वो लगातार मायरा के बारे में ही सोच रहा था। उसने मायरा की सारी जानकारी भी निकलवा ली थी, पर उसे कुछ खास पता नहीं चला। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मायरा उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि उसने मायरा की बेइज्जती की थी। वो सोचता है कि मायरा सिर्फ गुस्से में ऐसा कर रही है, जबकि वो आज भी उससे बहुत प्यार करती है। उसका ये शक और पक्का तब हुआ जब उसे पता चला कि मायरा उसके साथ होने वाली डील करने वाली है और इसके लिए वो सानिया से मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। मायरा को जाते हुए देखकर वो एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, कर लो तुम्हें मुझे जितना नज़रअंदाज करना है मायरा, क्योंकि अब मैं सब समझ गया हूँ। ये सब तुम मेरा ध्यान पाने के लिए कर रही हो, और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये नया रूप मुझे काफ़ी पसंद आया है। आई लाइक इट बेबी।
ऑफिस रूम। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। मुख्य कुर्सी पर मिस्टर राम बैठे थे और सीईओ की चेयर पर केएसआर, उनके पास ही मायरा थी। उनके दोनों तरफ उनके भाई बैठे थे और बगल में सानिया थी, जिसके पास विक्रम बैठा था। सारे मुख्य बोर्ड डायरेक्टर्स वहीं मौजूद थे। पूरा केबिन खचाखच भरा हुआ था। मायरा अपनी कुर्सी पर पूरी तरह से शांत और बेपरवाह बैठी थी। उसकी नज़रें सामने बैठी सानिया पर थीं और उसके होंठों पर एक शरारती से भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद मीटिंग शुरू होती है। सबसे पहले सानिया अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर जीत का गुरूर साफ दिख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी प्रेजेंटेशन सबको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि उसने इसके लिए लाखों खर्च किए थे। क्या आपको लगता है कि उसने ये खुद बनाई थी? नहीं, उसने ये प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल कंपनी से बनवाई थी, जिसके लिए उसने पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। इसी वजह से उसे पूरा विश्वास था कि वह ये शर्त जीत जाएगी और मायरा को हरा देगी। सानिया अपनी चेयर से उठ और एक बनावटी लेकिन पोलाइट मुस्कान के साथ सामने जाती है और सबको बड़े प्यार से देखा और ग्रीट करती हुए कुछ बातें कहती है। पर उसकी नज़र बार बार विक्रम पर जा रही थी, जो सिर्फ मायरा को देख रहा था। ये देखकर वह मन ही मन अपने दांत पीसती है, पर खुद को शांत करते हुए सोचती है, बस थोड़ी देर और फिर तो विक्रम की आंखें सिर्फ मुझे ही देखेंगी। एक बार मैं ये शर्त जीत जाऊं, फिर देखना मैं क्या करती हूँ मायरा। उधर सानिया की उबाऊ और रटी रटाई स्पीच सुनकर मायरा को उबासी आने लगती है। वो अपना फ़ोन को निकालकर उसमें गेम खेलने लगती है, जैसे यह मीटिंग नहीं बल्कि कोई बोरिंग क्लास हो। उसकी इस हरकत पर हर किसी की नज़र उस पर चली जाती है, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब सब जानते थे कि वो कौन क्या है। वही प्रेजेंटेशन देते हुए सानिया की नज़र जब मायरा पर पड़ती है, तो उसे लगता है जैसे मायरा उसका मजाक उड़ा रही हो, पर वो उसे इग्नोर कर एक थिकी स्माइल के साथ अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखती है। 1 घंटे बाद सानिया की प्रेजेंटेशन खत्म होती और हॉल में मौजूद कुछ लोग तालियों बजाने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी, आखिर 50 लाख रुपए जो खर्च किए थे। सानिया सबको देखकर एक मीठी मुस्कान के साथ बोलती है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझ न आया हो? उसके लहजे में एक अलग है कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता हो कि कोई कुछ नहीं पूछेगा। और हुआ भी वैसा ही। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि 1-2 लोग उसकी तारीफ में ज़रूर बोले, वेल डन मिस सानिया, आपकी प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी। यस मिस सानिया, आपका आइडिया सच में बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगा था कि आज का युवा भी इतना गहरा सोच सकता है। यस मिस सानिया, आपके पास वास्तव में अच्छी व्यावसायिक समझ है। आपको पता है आज के बाजार में क्या चल सकता है। मैं तो आपके ही आइडिया के साथ काम करना चाहूँगा। उनकी इतनी तारीफ सुनकर सानिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह अपनी तिरछी आंखों से विक्रम को देखती है, जो अब उसे ही देख रहा था। शायद वह भी सानिया के आइडिया से प्रभावित हुआ था, पर उसकी आंखों के भाव कुछ अलग थे, जैसे वह चाहता हो कि मायरा सानिया से भी बेहतर करे और उसे मायरा के साथ काम करने का मौका मिले। फिर सानिया अपनी चेयर से बैठ मायरा की तरफ देखती है और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, मायरा, तुम्हें मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? मायरा, जो अब तक अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी, सानिया की मीठी मगर जहर घुली आवाज़ सुनकर अपना मुंह अजीब सा बना लेती है। उसी अंदाज में वह उसे देखते हुए कहती है, कौन भौंक रहा है बे? मायरा की बात सुन सोना ही हंसी छूट जाती, पर जल्दी से खुद को संभाल अपना फेस नीचे कर देती। गौतम जो उसकी ही पास बैठा उसे ऐसे हंसता उसके फेस पर स्माइल आ जाती और अपना हाथ टेबल के नीचे से हल्के से सोना के हाथ पर रख देता। वही सानिया उसकी बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराती है और फिर से पूछती है, वो मत ही मायरा कोई डॉग नहीं, तुम्हें कैसी लगी मेरी प्रेजेंटेशन? सानिया को मायरा से इतने अच्छे से बात करता देख रिया मायरा को घूरते हुए नफरत से कहती है, क्या सानिया, तुम भी किससे पूछ रही हो, जो यहाँ आकर सिर्फ गेम खेलने में लगी है? मुझे तो लगता है इसे बिजनेस भी नहीं आता होगा। इतना कहकर वह टेढ़ी मुस्कान देती है। मायरा उसकी बात सुनकर अपनी एक भान ऊपर उठाते हुए ठंडे अंदाज में कहती है, वेल, क्योंकि मेरा गेम इस प्रेजेंटेशन से ज़्यादा ज़रूरी और दिलचस्प था, इसलिए मैं उसे खेल रही थी। और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि हमेशा सामने वाले की औकात देखकर मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। फिर वह सानिया की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर कहती है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन वैसे तो अच्छी थी, पर इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता था।
इसमें बहुत से पॉइंट अधूरे थे। क्या तुम मुझे वो एक्सप्लेन कर सकती हो? मायरा की बात सुनकर सानिया की हथेलियां गीली हो जाती हैं। वह मायरा की तरफ देखकर कहती है, तुम कैसी बात कर रही हो मायरा? मेरी प्रेजेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि वह अधूरी है, जबकि तुमने तो उसे देखा ही नहीं? मायरा बिना किसी भाव के जवाब देती है, मैंने देखा या नहीं, यह मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम ये बताओ, क्या तुम मुझे कुछ पॉइंट क्लियर करोगी या नहीं? सानिया को डर भी लग रहा था, पर वह मन ही मन सोचती है, यह मायरा पक्का मुझे फंसाने के लिए ये सब कह रही है, जबकि इसे खुद तो कुछ आता नहीं और न ही इसने मेरी प्रेजेंटेशन देखी। ये मुझसे ऐसा क्या ही पूछ लेगी? एक काम करती हूँ, हाँ कर देती हूँ। हिम्मत बटोरकर वह कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मायरा उसे शक भरी नजरों से देखती है और सीधे पूछती है, क्या ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है? मायरा का सवाल सुनकर सब उसे देखने लगते हैं। ये कैसा सवाल है? वही सानिया, जिसने नहीं सोचा था कि मायरा सबके सामने उससे सीधा ये पूछेगी, वह घबरा जाती है। वह सबको देखती है, फिर मायरा को देखकर जबरदस्ती अपने होठों को खींचते हुए कहती है, मायरा तुम कैसी बात कर रही हो? जाहिर है ये प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाई है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक बेवकूफ़ समझती हो, पर ज़रूरी नहीं कि जो तुम समझो वो सही हो। तुम मुझ पर ऐसे शक नहीं कर सकती। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में कसकर पकड़ रखा था। पता नहीं क्यों उसे मायरा की आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, जैसे वह उसके अंदर तक देख रही हो। मायरा उसे इतना घबराया हुआ देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, शांत हो जाओ। मैंने तो बस एक साधारण सा सवाल पूछा। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने तो ये बस इसलिए पूछा क्योंकि आगे जो पूछने वाली हूँ, अगर यह प्रेजेंटेशन तुमने बनाई होगी तो तुम उसका जवाब आसानी से दे पाओगी। सानिया की आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी थीं। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। फिर मायरा उससे उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में 2-3 सवाल करती है, पर सानिया किसी का जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि वे सवाल इतने मुश्किल भी नहीं थे। सबके मन में अब ये शक आ गया था कि यह प्रेजेंटेशन सच में सानिया ने बनाई है या उसने किसी की मदद ली है। जब वह जवाब नहीं दे पाती, तो मायरा अपनी जगह से उठकर हंसते हुए उससे कहती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वंस अ फूल इज ऑलवेज अ फूल। अब कचरा सानिया, अपनी कचरे की पेटी के पास बैठ जाओ, क्योंकि अब मेरी बारी है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर मायरा कशिश से एक फाइल लेती है और सबके सामने जाकर बिना समय बर्बाद किए अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है। उसके बोलने का अंदाज इतना सहज और समझने योग्य था कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब 40 मिनट बीत गए और मायरा की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और पूरे केबिन में एक तेज तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है, जिसमें सीईओ के एसआर भी शामिल थे। वह अपनी आंखों में गर्व लिए मायरा को देख रहे थे। वह मन ही मन सोचते हैं, सच, मैं इस लड़की से बिजनेस में कोई नहीं जीत सकता। मैं खुद भी नहीं। इसकी बिजनेस स्किल अविश्वसनीय है, शानदार। दादाजी ने मायरा को देखा और उनकी आंखें गर्व से चमक उठती है। वो गहरे और भावुक स्वर में कहते हैं, बहुत खूब मायरा, तुमने वो कर दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच कहूं तो तुमने हमारा सिर गर्व से इतना ऊंचा कर दिया है कि हमें केएसआर के उस फैसले पर भी फक्र है जिसमें तुम्हें अपना हायक चुना। मायरा ने उनकी बात सुनी और एक सहज मुस्कान के साथ कहा, थैंक्स दादू, पर अभी तो ये बस शुरुआत है। मुझ पर गर्व करने के तो आपको अभी और भी कई मौके मिलेंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर मायरा ने अपने बालों को एक अदा के साथ झटका और धीरे से आगे झुककर उनकी आंखों में देखते हुए शरारत भरे अंदाज में कहती है, और हाँ दादू, तब तक आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको अपना वारिस किसे बनाना है। उनकी इस बात पर दादाजी हंस पड़े। विक्रम के दादाजी भी मायरा की तारीफ करते हुए कहते हैं, सच में मायरा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तो अपने पिता से 4 कदम आगे हो। मुझे तुम पर गर्व है। मिस्टर अबीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मायरा, तुम सच में कमाल हो। तुम हमेशा ऐसे ही अच्छा करो। सभी लोग मायरा की तारीफ कर रहे थे, पर उनका ध्यान सानिया की तरफ नहीं था, जिसके तोते उड़ गए थे। पहले अपनी इतनी बेइज्जती और फिर मायरा की इतनी तारीफ। उसका हाल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने खून ही निकाल लिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मायरा से कैसे हार सकती है। मेरे 50 लाख, आह!
मेरे हाथ से वो भी चले गए। क्या अब उसे मायरा के नीचे काम करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। विक्रम की आंखें चमक गई थी मायरा को जीतता देखकर। वह मन ही मन कहता है, अब तो साथ ही काम करना है, मायरा। अब देखना मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म करता हूँ और तुम्हें अपना बनाता हूँ। उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पर क्या मायरा को अपना बनाना इतना आसान है? ये तो आपको आगे पता चलेगा। खैर, मीटिंग खत्म होती है और यह घोषणा होती है कि यह प्रोजेक्ट मायरा को मिलता है। अब वह राठौर की तरफ से सहाय के साथ प्रोजेक्ट लीड करेगी। सानिया अपनी मुट्ठियां भींचे, सिर नीचे किए बैठी थी। सब एक एक करके उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। सानिया भी चुपचाप बाहर जाने लगती है, तो पीछे से मायरा उसे रोकते हुए कहती है, मिस सानिया, आप कहाँ चली? क्या आप हमारे बीच लगी शर्त भूल गई हो? उस समय वहाँ विक्रम और उसके भाई बहन भी मौजूद थे। मायरा की बात सुनकर सानिया उसकी तरफ देखकर एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मायरा, ये तुम क्या कह रही हो? शर्त तो हमने बस ऐसे मजाक मजाक में लगाई थी। क्या तुम उसे लेकर गंभीर थी? सानिया को लगा कि मायरा विक्रम के सामने अच्छा बनने के लिए शर्त वाली बात को टाल देगी, पर मायरा उसकी सोच से बिल्कुल उलट थी। उसे देखते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें कि यह शर्त मजाक में लगी थी? नहीं, ये शर्त मजाक में नहीं लगी थी, तो अब ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं। तुम शर्त हार चुकी हो, तो आज से तुम 1 महीने तक मेरे नीचे काम करोगी और 1 महीने तक घर के सारे बर्तन साफ करोगी, समझी? सानिया उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए विक्रम की तरफ देखकर कहती है, विक्रम जी, आप ही मायरा को समझाए। वह भी क्या बच्चों की तरह जिद कर रही है? विक्रम उसकी बात सुनकर उसे एक सख्त नज़र से देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, सानिया, तुमने अगर शर्त लगाई है तो उसे पूरा करो। ऐसे कायरों की तरह अब तुम पीछे नहीं हट सकती। वहीं मायरा विक्रम को अपनी तरफ से बोलता देख मुस्कुराने लगती है। और यह मुस्कान सामान्य नहीं थी, बल्कि बहुत अजीब थी, जैसे उसके फेंके हुए जाल में धीरे धीरे मछलियां फंस रही हों। विक्रम सानिया के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था और उससे कह रहा था कि अगर उसने शर्त लगाई है तो उसे पूरी करे। सानिया को लगा था कि विक्रम उसका साथ देगा, मायरा के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। विक्रम ने जिस तरह मायरा का पक्ष लिया था, वो सानिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वह मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मायरा ने उसकी इतनी बेइज्जती भी की थी। उसने विक्रम की आंखों में देखा और वहां उसे मायरा के लिए एक चमक दिखी, एक अट्रैक्शन, जो उसने कभी खुद के लिए महसूस नहीं की थी। वो हमेशा उसके साथ बस फॉर्मेलिटी निभाता था क्योंकि उनकी फैमिली के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था। मायरा, जो अब तक ये सारा नाटक देख रही थी, एक कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने बड़े इत्मीनान से एक टिश्यू उठाया, सानिया की थोड़ी को अपने उंगलियों के बीच कसकर पकड़ा और उसका मुंह थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोली, मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत बची रहे तो चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी घर वालों और तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों को ये बताने में कि तुमने 50 लाख देकर यह झूठी प्रेजेंटेशन बनवाई है। इसलिए चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है, यहाँ मेरी असिस्टेंट और घर पर बर्तन धोना। इतना कह मायरा उसी टिश्यू से सानिया के गाल को टैप करती है, फिर वह उस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक देती है, जैसे वह कोई बहुत गंदी चीज हो। मायरा की बात सुन सानिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। एक पल के लिए सानिया को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस खामोशी से मायरा को देखती रही। मायरा ने उसके चेहरे के भावों को देखा और अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि सब सुन सके और कहा, तो मिस सानिया, आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। अब जाओ, अपने नए बॉस यानी मेरे लिए एक कॉफी लेकर मेरे केबिन में आओ। गो फास्ट। सानिया अभी भी अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसका दिमाग जैसे फट रहा था। मायरा को कैसे पता चला? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई थी। फिर भी इसे कैसे पता चला? अगर मायरा ने यह बात सबको बता दी तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। उसका सारा घमंड, सारी शान एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। उसे पता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने अपना सारा अहंकार एक तरफ रखकर बड़ी मुश्किल से मायरा की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ठीक है मायरा, मैं अभी। लेकिन मायरा ने उसे बीच में ही रोक दिया।
उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सानिया की हार का मजा ले रही थी। मायरा ने अपनी आवाज में एक तीखापन लाकर कहा, यह मायरा मायरा क्या है? अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ, समझी? कॉल मी मैम विद रिस्पेक्ट। से यस मैम। सानिया मुठियां बीच यस मैम कह पैर पटक कैबिन से निकल जाती है। सानिया के जाते ही विक्रम अपने भाई बहनों को इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। वे सब चुपचाप चले जाते हैं और वह खुद जाकर मायरा के सामने खड़ा हो जाता है। मायरा, जो सानिया के जाते ही वहां से निकलने वाली थी, अचानक विक्रम को सामने देखकर उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में गहरी घृणा उतर आती है। विक्रम के आसपास होने से भी घिन आती है। वो अपने मन ही मन में वह खुद से कहती है, कंट्रोल मायरा कंट्रोल। बस कुछ और पल इसे बर्दाश्त करना है। बस एक बार जब मेरा प्लान पूरा हो जाए और यह मेरे पीछे पागल हो जाए, जब इसका दिल और दिमाग सिर्फ मेरा नाम रटे, तब मैं इसकी वो हालत करूंगी कि यह कभी मेरे सामने सिर उठाने के काबिल नहीं बचेगा। विक्रम, जो मायरा के चेहरे के भावों को नोट कर रहा था, मायरा को आंखें बंद कर कुछ सोचते देख उसे लगा कि वह खुद को उसके करीब आने से रोक रही है। इस गलतफहमी में उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह एक कदम मायरा की तरफ बढ़ाता है, जिसे महसूस कर मायरा 2 कदम पीछे हो जाती है, जैसे किसी जहरीले सांप से बच रही हो। अपना गुस्सा दबाते हुए वह कहती है, क्या हुआ मिस्टर सहाय? कुछ कहना है आपको? विक्रम एक नज़र पीछे खड़ी कशिश को देखता है। उसकी मंशा भांप कर मायरा कहती है, इट्स ओके, आपको जो कहना है कह सकते हैं। यह मेरी दोस्त है और हमारे बीच ऐसा कुछ पर्सनल नहीं जो यह न सुन सके। विक्रम, जो मायरा से बात करना चाहता था, मायरा की इस बेपरवाह बात से उसे गुस्सा तो आता है पर वह खुद को काबू करता है। ये सोचकर है कि मायरा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मायरा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी बात पर मायरा के चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक मुस्कान तैर जाती है जो किसी शिकारी की आंखों में दिखती है। वह उसे छिपाते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे आपसे अकेले में कोई बात नहीं करनी। आपको जो कहना है अभी कहिए, वरना आप जा सकते हैं। वह बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। बार बार अपनी ऐसी बेइज्जती होने से विक्रम का खून खौल उठता है, पर वह खुद को समझाता है कि यह मायरा का प्यार है, गुस्सा नहीं। वह अपनी आवाज में शहद घोलकर कहता है, देखो मायरा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की और उसी गुस्से के चलते तुमने मेरी सगाई सानिया से करा दी। मैं समझता हूँ तुम गुस्सा होने में जायज़ हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे अपमानित किया और कहीं न कहीं मेरी वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने एंगेजमेंट में भी तुम्हें जलील किया। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। आई एम सो सॉरी मायरा। वह रुकता है और अपना हाथ मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे प्यार को अपनाऊंगा और उसे एक मौका दूंगा। तो क्या तुम अपना गुस्सा छोड़कर फिर से मेरी बनना चाहोगी? मुझे पता है तुम्हारी हाँ ही होगी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इससे पहले कि वह मायरा को छू पाता, मायरा उसका हाथ झटक देती है, उसे बिना किसी भाव के देखती है और कहती है, ओह। तो मिस्टर विक्रम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर मैं क्या करूं आपकी इस सॉरी का? वाह, अपमान करो सबके सामने और माफी मांगो अकेले में। गजब। इतना कहकर मायरा हंसने लगती है और अभी तक जो इज्जत वह विक्रम को दे रही थी, उसे ठोकर मारकर अपने असली रूप में आकर आगे कहती है, और क्या तुम मेरे प्यार को मौका दोगे? मुझे अपनाओगे? हाँ हाँ हाँ, कौन सा प्यार? किसका प्यार? उसकी आवाज में आग थी। तुझसे प्यार करता कौन है? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? गली का कुत्ता भी तुझसे ज्यादा सुंदर होगा। आया बड़ा प्यार जताने वाला। वह कुछ सोचकर कहती है, अच्छा, अब मैं समझी कि ये प्यार क्यों उमड़ रहा है। इसलिए न, क्योंकि अब मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे पास ताकत है और लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए तू ये सब कर रहा है न? शर्म कर, तूने क्या क्या नहीं बोला था मुझसे। उसके बाद भी तू अपना केचुए जैसा मुंह लेकर मेरे सामने आ गया। मायरा की बातें सुनकर कशिश, जो पीछे खड़ी थी, अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने बिना छुपाए विक्रम के सामने हंसते हुए कहा, केचुए जैसी शक्ल, हाँ हाँ हाँ। विक्रम, जिसने सोचा था कि मायरा आसानी से उसकी बात मान जाएगी, मायरा की बातों से गुस्से में लाल पीला हो गया। वह अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है,
पर फिर खुद को काबू करता है और मायरा को देखकर कहता है, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे ऐसे बात करे। तुम इसीलिए सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि तुम मेरी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी मैं उसे मार चुका होता। और मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, तुम मेरी कही बातों के बारे में सोचना। इतना बोलकर वह मायरा के गाल को छूने वाला ही था कि मायरा 4 कदम पीछे हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। ये घटिया आदमी बार बार मुझे छूने की कोशिश क्यों कर रहा है? मायरा को पीछे हटता देख विक्रम की मुट्ठियां और कस गईं। वह अपने दांत पीसते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। एक बार मुड़कर वह केबिन को देखता है और खुद से कहता है, तुम मेरी ऐसी बेइज्जती करके अच्छा नहीं कर रही हो मायरा बेबी। पर कोई बात नहीं, एक बार मैं तुम्हारा ये गुस्सा खत्म कर दूं, फिर तुम्हें तुम्हारे कहे हर शब्द की अच्छे से सजा दूंगा। उसकी आंखों में मायरा को पाने का पागलपन साफ दिख रहा था। केबिन में मायरा की नजरें जाती हुई विक्रम पर ही थीं। उसे खिड़की से जाता देख वह एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारा मुझे पाने का ख्वाब ही रह जाएगा विक्रम। तुम्हें बहुत घमंड है न अपने ऊपर। अगर तुम्हें अपने पीछे कुत्ता न बनाया तो मेरा नाम भी मायरा नहीं। जितना मैं तुम्हें नजरअंदाज करूंगी, जितनी तुम्हारी बेइज्जती करूंगी, उतना ही तुम्हारा दिमाग मेरे ख्यालों में उलझा रहेगा और यह ख्याल ही तुम्हें तुम्हारी बर्बादी के करीब ले जाएगा। मायरा की आंखों में बोलते हुए एक अजीब सी चमक थी। फिर वो कशिश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, वैसे कशिश, तुम्हें क्या लगता है इस विक्रम को मेरे पीछे पागल होने में और कितना समय लगेगा? कशिश मायरा की ही तरह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस 2-3 मिनट और बॉस। मायरा उसकी बात सुनकर कहती है, चलो देखते हैं, अभी हम अपने केबिन में चलते हैं। इतना कहकर वह कशिश के साथ अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है। गौतम और शोना ऑफिस में एक सुनसान दीवार के पास शोना सहमी सी खड़ी थी। उसके सामने गौतम उसका रास्ता रोककर खड़ा था। वो उसके ऊपर हल्का सा झुका हुआ था। शोना की नजरें जमीन पर गड़ी थीं और उसकी उंगलियां घबराहट में एक दूसरे में उलझ रही थीं। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि जैसे कोई मासूम चिड़िया अपनी गलती मान रही हो। वह फुसफुसाती है, मैंने आपसे माफी मांगी है ना? मैं उस रात नशे में थी, इसीलिए मैंने आपको काट लिया था। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बहुत दर्द हुआ हो तो। इतना कहकर वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाती है और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से गौतम को देखती है। गौतम उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और हल्का सा और झुककर उसके और करीब आकर कहता है, अच्छा, तुम नशे में थी? तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना तेज काटा था उस दिन? अभी भी उसके निशान मेरे कंधे पर हैं। गौतम उसे छेड़ रहा था, उसकी आंखों में शरारत थी। शोना की मासूमियत और बढ़ जाती है। वह कहती है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैंने माफी तो मांग ली है। क्या अब आप भी मुझे काटना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, ये लीजिए, काट लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर शोना अपना हाथ उसके आगे कर देती है और डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी बात पर गौतम की हंसी फूट पड़ती है। वह उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपने होठों के पास ले जाता है और शरारत से कहता है, पक्का, मैं काट लूं? तुम्हें दर्द तो नहीं होगा? शोना अपनी आंखें और तेजी से बंद करके कहती है, हाँ कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। शोना की बात सुनकर गौतम उसके हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर हल्की सी चूम लेता है। इस अनपेक्षित हरकत से शोना एकदम से आंखें खोलकर उसे देखती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह अपना हाथ पीछे खींचकर हकलाती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो काटने वाले थे ना? उसकी बात सुनकर गौतम उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से कहता है, कोई इतनी प्यारी सी गुड़िया को ऐसे काट सकता है क्या? और तुम्हें गिल्टी होने जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ उस दिन, समझी? पर आज के बाद तुम कभी ऐसे ड्रिंक नहीं करोगी। अभी तुम बहुत छोटी हो। अगर तुमने आगे कभी ड्रिंक की तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। उसकी आवाज में हल्की सी चेतावनी थी, पर उसका प्यार साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर शोना जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाती है, मैं अब कभी ड्रिंक नहीं करूंगी, पक्का। इतना कहकर वह मासूम सा चेहरा बनाकर आगे कहती है, क्या अब आप मुझे मायरा दी के केबिन में ले जा सकते हैं? मुझे उनसे मिलना है, पर मुझे पता नहीं उनका केबिन कौन सा है। गौतम कहता है,
ठीक है चलो। और वह शोना के साथ मायरा के केबिन की तरफ जाने लगता है। मायरा का केबिन, पांडा का चेहरा, पांडा का चेहरा, पांडा का चेहरा, पांडा का चेहरा। मायरा अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठी थी। उसका केबिन बेहद आलीशान, हर चीज का अपना एक अलग ही रुतबा, जो उसके शांत और गंभीर व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता था। कशिश मायरा के सामने वाली चेयर पर बैठी थी और दोनों किसी बहुत जरूरी मैटर पर चर्चा कर रही थी। तभी दरवाज़ा बिना नॉक किए खुलता है और कोई अंदर आता है। मायरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी निजता में दखल दे, और एक बड़ी बिजनेसमैन होने के नाते वह ऑफिस के नियमों का बहुत पालन करती थी। बिना अनुमति के किसी का केबिन में आना उसे गुस्सा दिला देता है। उसने अपनी गुस्से भरी नज़रों से सामने देखा, जहां सानिया हाथ में कॉफ़ी का कप लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मायरा का गुस्सा और बढ़ गया। वह सानिया की तरफ देखकर चिल्लाती है, यह क्या है सानिया? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज़ नहीं है? किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक करते हैं। क्या तुम्हें इतने भी मैनेरे भी नहीं है? मायरा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सानिया डर जाती है। वह अपने दांत पीसकर दबी आवाज़ में कहती है, वो मायरा, मेरा मतलब मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे से मैं ध्यान दूंगी इस चीज़ का। उसकी बात सुनकर मायरा गुस्से में बोलती है, आगे से नहीं, अभी बाहर जाओ और खटखटाकर केबिन में आओ। सानिया अपमान का घूंट पीकर रह जाती है और केबिन के बाहर चली जाती है। फिर वह दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आती है। मायरा की इतनी तेज़ और गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उस फ्लोर के सभी एम्प्लॉइज़ डर जाते हैं। आखिर वह उनकी बॉस की बेटी थी, उनकी ही तरह खतरनाक है। उनमें से कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं, यार, ये बॉस की बेटी तो बहुत गुस्से वाली है। तूने देखा उसने सानिया मैम पर कैसे चिल्लाया? हाँ यार, पर तू सानिया को मैम क्यों कह रहा है? अरे, अब अपनी बॉस मायरा मैम है। वैसे इस सानिया के साथ सही हुआ, बहुत उल्टी थी राठौर के नाम पर। अब देख मायरा मैम कैसे इसकी औकात दिखा रही हैं। अरे, मैंने सुना था कि इन दोनों के बीच कोई चुनौती हुई थी और मायरा मैम ने बड़े ही आराम से जीत लिया। हाँ, मैंने भी बॉस को आते हुए सुना कि मायरा मैम की बिजनेस स्किल्स बॉस से भी अच्छी हैं। क्या सच में? लगता है वीर सर के बाद बॉस के इन सारे महान नालायक बच्चों में यही एक लायक औलाद है। हाँ यार, मैम कितनी खूबसूरत हैं, एक प्योर ब्यूटी। उस मेकअप की दुकान सानिया से कहीं ज्यादा अच्छी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आज सानिया पनिया का ये हाल देखकर। ही बहुत रोब जमाती थी जब भी दीपिका मैम के ऑफिस आती थी हम सब पर। ऐसे ही सब सानिया की खिल्ली उड़ा रहे थे और अपना गुस्सा निकाल रहे थे। वहीं केबिन में सानिया खटखटाकर अंदर जाती है और कप मायरा के सामने रख देती है। मायरा कॉफ़ी देखकर कशिश को देखते हुए कहती है, कशिश, तुम कॉफ़ी पियोगी? कशिश कहती है, हाँ बॉस, एक हॉट कैपुचिनो। मायरा सानिया को देखकर कहती है, सुना कशिश ने क्या कहा? जाओ, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह फिर से कशिश को कुछ समझाने लगती है और सानिया अपना पैर पटकते हुए कशिश के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है। कुछ देर बाद सानिया कशिश के लिए कॉफ़ी लाती है और उसे दे देती है। मायरा उसे देखकर एक नज़र अपनी कॉफ़ी को देखती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, सानिया, मेरी यह कॉफ़ी तो ठंडी हो गई। एक काम करो, तुम मेरे लिए एक कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ। ये तुम ही पी लो। वह अपनी कॉफ़ी सानिया के आगे कर देती है, जिसे उसने छुआ भी नहीं था। मायरा की बात पर सानिया अपनी मुठियां भींचकर कहती है, मायरा, मेरा मतलब मेम, तुम ये पहले भी तो बोल सकती थी कि तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। अब मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। मायरा आलस भरे अंदाज में कहती है, तो जाओ, और काम ही क्या है तुम्हें? भूलो मत, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब जल्दी जाओ यहाँ से, ज्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना। मायरा इतना कहकर रुक जाती है। उसकी धमकी सुनकर सानिया फिर से कॉफ़ी लेने चली जाती है। उसके जाते ही मायरा कशिश को देखकर कुछ सोचकर पूछती है, वैसे कशिश, हम लोग अभी किस फ्लोर पर हैं? कशिश कॉफ़ी पीते हुए कहती है, 25वें फ्लोर पर, बॉस। मायरा एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, और कैफेटेरिया कौन से फ्लोर पर है? कशिश कहती है, पहले फ्लोर पर, बॉस। पर आप क्या सोच रही हैं? मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस इतना सोच रही हूँ कि अगर एक इंसान सीढ़ियों से पहले फ्लोर से 25वें फ्लोर तक आएगा, तो उसे कितना समय लगेगा? कशिश, जो मायरा का इशारा समझ चुकी थी, एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, बॉस, इसके लिए हमें लिफ्ट बंद करके चेक करना पड़ेगा।
मायरा कहती है, अच्छा तो जाओ चेक करो। इतना बोलकर मायरा खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगती है। सानिया मायरा को कोसते हुए लिफ्ट के सामने खड़ी थी, उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। तभी एक कर्मचारी आकर उससे कहता है, मैम, लिफ्ट कुछ देर के लिए बंद हो गई है। सानिया गुस्से में, क्या? पर क्यों? लिफ्ट कैसे बंद हो सकती है? तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? कर्मचारी कहता है, मैम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बंद हुई, पर लिफ्ट बंद है और पता नहीं ये कब खुलेगी। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है। सानिया कुछ नहीं कह पाती, तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है कि मायरा का कॉल है। वह कॉल उठाती है तो सामने से मायरा की ठंडी आवाज आती है, इतना समय लगता है एक कॉफी लाने में? क्या तुम असम चली गई हो कॉफी लाने के लिए? सानिया कहती है, मायरा, मैंने कॉफी ले ली, पर लिफ्ट काम नहीं कर रही है। मैं कैसे ऊपर आऊं? मायरा कहती है, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? अरे, लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो सीढ़ियों से आओ। मुझे मेरी कॉफी चाहिए मेरी टेबल पर, जल्दी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सानिया। इतना बोलकर वह कॉल काट देती है। सानिया गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहती है, आह, कहाँ फंस गई मैं। इस मायरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है अपने आप को? मार डालूंगी। इतना बोलकर वह लिफ्ट पर एक लात मारती है और सीढ़ियों से 25वें फ्लोर पर जाने लगती है। मायरा अपने केबिन में कुर्सी पर बैठी उसे घुमा रही थी और हाथ में सिगरेट थी। वह कशिश को देखकर कहती है, यार कशिश, ये तो बहुत बारे हो गया। 40 मिनट से ज्यादा हो गए। कहाँ रह गई यह मेकअप की दुकान? चेक करो जरा, कहीं सीढ़ियों से गिरकर मरकर तो नहीं गई। मैं नहीं चाहती यह इतनी जल्दी मरे। अभी मैं अच्छे से एंटरटेन भी नहीं कर पाई हूँ। इतना बोलकर मायरा मुंह बनाती है और सिगरेट का एक कश लेकर अपनी कुर्सी को पूरा गोल घुमाती है। कशिश उसकी बात पर चेक करती है कि सानिया अब तक कहाँ पहुंची है और मायरा को बताती है, बॉस बस पहुंचने वाली है, 24वें फ्लोर पर है। कशिश की बात सुन मायरा पाउट करके कहती है, औकाने दो उससे। फिर अपनी हरी आंखों में चमक लाकर मानो सानिया के साथ वो और कुछ करने वाली हो। कुछ सोचकर वो कशिश से कहती है, तुम एक काम करो कशिश, इस फ्लोर के वॉशरूम का पानी कुछ देर के लिए बदलवा दो और उसकी जगह किसी गंदे नाले का पानी डलवा दो, और स्टाफ को बोलो कि अभी वो उस वॉशरूम को कुछ समय के लिए इस्तेमाल न करें। कशिश उसकी बात सुनकर उलझन में उसे देखती है, क्यों बॉस? पानी क्यों बदलवाना है? मायरा बड़े ही शांत और बेफिक्री भरे अंदाज में कहती है, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी जो मैंने कहा है वो करो जल्दी। कशिश उसका आदेश मानते हुए, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। इतना कहकर कशिश थोड़ा साइड में जाकर किसी को फोन करने लगती है और कुछ देर में सब काम करवा देती है। लगभग 10 मिनट बाद गिरती पड़ती सानिया जैसे तैसे मायरा के केबिन के सामने खड़ी थी। उसकी हालत सच में बद से बदतर थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ, मेकअप बह चुका था और बाल एक घोंसले की तरह लग रहे थे, और जो सूट उसने पहना था वह नीचे से बिल्कुल गंदा हो गया था, मानो वह घिसट घिसट कर आए हो। जिस लड़की ने हमेशा एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी थी, आज 25 मंजिलें पैदल चढ़ने के बाद उसकी कमर टूट चुकी थी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। आज उसे अपने नानी नाना, दादा दादी सब याद आ गए थे, और पीछे खड़ा सारा स्टाफ उसकी हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सानिया ने कांपते हाथों से मायरा के केबिन का दरवाजा नॉक किया। कम इन की आवाज सुनकर वह लड़खड़ाती हुई अंदर जाती है। मायरा उसे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? काशीश, गार्ड को फोन करो। क्या हर किसी को ऑफिस में घुसने देते हो? और इसे यहाँ से ले जाओ, कुछ खाने पीने को और थोड़े पैसे भी दे देना। बेचारी लगता है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मायरा की बात सुनकर कशिश जो वहीं बैठी थी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, और सानिया का चेहरा तो मायरा के शब्दों से काला पड़ गया। सानिया ने गुस्से में मायरा को देखते हुए कहा, मायरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सानिया हूँ, तुम मेरी तुलना एक भिखारी से कैसे कर सकती हो? मायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सानिया? कौन सानिया? मैं किसी सानिया पनिया को नहीं जानती, समझी? अब जाओ यहाँ से। काशीश, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? काशीश उसकी बात सुन तुरंत खड़ी हो जाती है। यस बॉस, मैं इसे ले जाती हूँ। फिर उसने सानिया को देखते हुए कहा, चलिए बाहर, मैं आपको कुछ देती हूँ।
वही अपनी इतनी इंसल्ट होता देख सानिया अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है और दांत पीसते हुए कहती है, मायरा, मैं तुम्हारी बहन सानिया हूँ। मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। मायरा ने हंसते हुए, अबे मेरी कोई बहन नहीं है, समझी? जबरदस्ती का रिश्ता मत जोड़। अब बता सही सही तू कौन है, नहीं तो अभी गार्ड को बुलाती हूँ। सानिया गुस्से अपनी आंखें बंद कर और मन ही मन कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी मायरा। फिर उसने अपनी आवाज़ शांत करते हुए कहती है, मायरा मैम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ जिसे आपने कॉफ़ी लेने भेजा था। मायरा फिर थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए कहती है, ओह, तो तुम हो वो बिना मेकअप की दुकान सानिया जो आज मेरे घर पर बर्तन धोएगी। अरे, तो तुम्हें पहले ऐसा बोलना चाहिए था ना, फालतू में मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। इतना कहकर मायरा ने मासूम सा चेहरा बनाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कुछ हुआ है क्या जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? सानिया जो अब खुद को और काबू नहीं कर पा रही थी, उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे। उसने कहा, मैंने आपको बताया था ना, लिफ्ट बंद थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से आपके लिए ये कॉफ़ी लाई हूँ। लीजिए, पीजिए मैम। मन ही मन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। बस एक बार तुम ये कॉफ़ी पी लो मायरा, फिर जितना दर्द मुझे हो रहा है उससे भी ज़्यादा दर्द तुम्हें होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें हुआ क्या है, और मेरा कुछ समय के लिए तुमसे पीछा भी छूट जाएगा। उसकी बात सुन मायरा ने एक मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, ओह सो सैड, पर ऐसे कैसे लिफ्ट बंद हो सकती है? मुझे लगता है तुम्हें चेक कराना चाहिए। इतना कहकर उसने कॉफ़ी का कप अपने हाथों में ले लिया और उसे देखने लगती है। वहीं सानिया, जिसका पूरा ध्यान बस कॉफ़ी पर था और मायरा का ध्यान उस पर था, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मायरा धीरे धीरे कप अपने होठों के पास ले जाने लगती है और सानिया की मुस्कान बड़ी होने लगती। मायरा जो कॉफ़ी का कप अपने होठों से लगाने ही वाली थी, अचानक उस कप को सानिया के चेहरे पर उलट देती है। सानिया जो मायरा की कॉफ़ी पीने का इंतज़ार कर रही थी, अचानक अपने ऊपर कॉफ़ी गिरने से सदमे में आ जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। पूरी कॉफ़ी सानिया के सिर से लेकर नीचे तक टिप टिप करके गिरने लगती है और सानिया पूरी तरह से कॉफ़ी में नहा चुकी थी। कॉफ़ी को अपने ऊपर महसूस कर सानिया अपना गुस्सा जो इतने समय से दबाए हुए थी, वो फूट पड़ता है। वह गुस्से से मायरा को देखकर कहती है, मायरा, यह क्या बदतमीज़ी है? तुमने कॉफ़ी मेरे ऊपर क्यों फेंकी? अगर तुम्हें कॉफ़ी पीनी नहीं थी तो डस्टबिन में डालती, मेरे ऊपर क्यों? मायरा, जिसकी आंखें ठंडी हो गई थी, उसकी तेज आवाज़ सुनकर वो अपने पास रखी एस्ट्रे गुस्से में फेंककर उसे मारती है। एस्ट्रे सीधी सानिया के सिर को छूते हुए उसके पीछे की दीवार पर जा लगी, जिससे सानिया कांप गई और उसकी आवाज़ एकदम बंद हो गई। मायरा धीरे धीरे सानिया के पास जाती है। सानिया को पता नहीं क्यों इस समय मायरा से बहुत डर लग रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप रही थी। मायरा के आसपास का माहौल इतना खतरनाक हो गया था कि केबिन में मौजूद लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। काशिश भी उसके गुस्से से डर गई थी, पर उसे लगा कहीं मायरा गुस्से में सानिया को कुछ कर न दे, इसलिए वह तुरंत उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। बॉस, शांत हो जाए। मायरा कशिश को सामने देखकर उसे हटने का इशारा करती है, जिससे कशिश चुपचाप साइड में हट जाती है। मायरा सानिया के पास जाकर अपनी गहरी आवाज़ में बोलती है, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे सामने सोच समझकर मुंह खोला करो सानिया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाश किस गटर में पड़ी है, समझी? और मैंने तुमसे कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी। ये कोल्ड कॉफ़ी है, इसमें कोल्ड जैसा कुछ था। मायरा ने उस कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अब सानिया के सिर पर गिरकर किसी भी एंगल से कोल्ड नहीं बची थी। फिर मायरा कुछ सोच और आगे झुककर कहती है, वैसे सानिया, कोल्ड कॉफ़ी में तो अच्छी खुशबू आती है, तो उस कॉफ़ी में से इतनी अजीब सी बदबू क्यों आ रही थी? कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मायरा की बात सुनकर सानिया, जो पहले से ही डरी हुई थी, और भी डर गई। वह हकलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं मायरा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आती हूँ, शावर लेकर आती हूँ, कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह हवा की तरह वहां से गायब हो जाती है, बिना मायरा को कुछ और बोलने का मौका दिए। और मायरा, जिसके होठों की खतरनाक मुस्कान सानिया को जाते देख और बड़ी हो गई थी, वह खुद से कहती है,
सच कहते हैं लोग, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वही जब काशिश ने सुना कि सानिया ने कॉफी में कुछ मिलाया था, तो वह परेशान होकर मायरा के पास आकर उससे पूछती है, बॉस आप ठीक हैं? आपने उस कॉफी को पी तो नहीं लिया था? मायरा उसके कंधे पर हाथ रख, मैं ठीक हूँ काशिश रिलैक्स, तुम इसे साफ कराओ, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। इतना कहकर वह खिड़की के पास चली जाती है और एक सिगरेट जला उसके गहरे धुएं के छल्ले बनाने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दूसरी तरफ सानिया मायरा के केबिन से निकलकर तेजी से अपने केबिन की तरफ भागी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे अपनी हालत का भी ध्यान नहीं रहा, न ही इस बात का कि सारा स्टाफ उसे देखकर कैसे हंस रहा था। वह जल्दी से अपने केबिन में घुसी और सीधे शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसने शावर ऑन किया और खुद को साफ करने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब बदबूदार गंध महसूस हुई। ये गंध शावर के पानी से आ रही थी। पानी की हर बूंद से आती बदबू ने सानिया का दिमाग हिला दिया। अब तक उसका पूरा शरीर भीग चुका था। उसके शरीर से इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि अगर कोई उसके आसपास भी आ जाए तो उल्टी होना तय था। सानिया तुरंत वहां से निकलकर स्टाफ के वॉशरूम में भागी, लेकिन वहां भी वही बदबूदार पानी था। उसके कारण पूरी फ्लोर गंदी और बदबूदार हो गई थी। सारा स्टाफ उससे दूर भाग रहा था और वह उनके पीछे पीछे भागी जा रही थी। तो कैसे करेगी सानिया ऐप खुद को क्लीन? क्या मायरा अभी और क्रन वाली है सानिया को प्रीसन? क्या मिले था सानिया ने मायरा की कॉफी? खींच लेगी ऐप सानिया मायरा से अपना बदला? कैसे जाएगी सानिया के बॉडी की ये स्मेल? क्या होगा ऐप आगे?